सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 पीसीएस और आरओ के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। मैंने ज्योग्राफी कराया, मैंने हिस्ट्री कराया, अब मैं पॉलिटी पे हूँ। लगभग 29 क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ और ये 30 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लगभग हमारे पास में 200 प्लस क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे और डेफिनेटली मिलेंगे। आप लोग इनको 1.5x पे लगा के देखें जिससे आपका टाइम भी बचेगा। तो 30 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य विषय में से नहीं है। तो आपको बताना है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है। तो पहला, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। दूसरा, वह विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी, ना तो एक ना तो दो, यानी दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। तो सही क्या है इसका? तो बेसिकली हम सभी जानते हैं कि 42 अमेंडमेंट हुआ 1976 में और यहाँ पर स्वर्ण सिंह की समिति के सुझाव पर, ठीक है, आप लोग नाम भी याद रखें, स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी और उसके सुझाव पर संविधान में ये मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। बाद में वर्ष 2002 में क्या हुआ, एक और मूल कर्तव्य इसमें शामिल किया गया। संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। हमारे पास में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। कथन एक क्यों नहीं सही है? कथन एक स्टेटमेंट देखें तो बेसिकली समिति द्वारा अनुशंसित इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया प्रदान नहीं की गई है। वे निर्देशक सिद्धांतों की तरह प्रकृति में न्यायोचित है, यानी जस्टिसिएबल है, ठीक है, कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है। दूसरा, अगर बात करें, यानी ऐसा नहीं कि आपको ये फंडामेंटल ड्यूटी मान लो नहीं मान रहे हैं आप, कोई चीज़ है जो इसमें दी हुई है तो इसके लिए आपको कोई दंड दिया जाए या कोई कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है आपको डायरेक्शन दिया जाए। बस वो कह रहे हैं कि हाँ, ये आपकी ड्यूटी बनती है देश के लिए, है ना, ये आपका कर्तव्य, ये आप करिए। दूसरा जो स्टेटमेंट है इसमें कहा गया है कि अगर मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, अगर मान लो कोई इंसान है जो नहीं मान रहा है, अपने ड्यूटीज़ को नहीं समझ रहा है, तो कोई व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता। तो इस केस में कोई व्यक्ति न्यायालय नहीं जाएगा, ठीक है। वो आज नहीं तो कल समझ जाएगा, अपने देश से प्यार होगा तो ऑब्वियसली वो जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। इसलिए उनके उल्लंघन के खिलाफ कोई कानूनी मंजूरी नहीं है और ये विधिक कर्तव्यों से परस्पर संबंधित नहीं है। तो ये आपका हो गया 30 नंबर क्वेश्चन। चले 31 में देखें, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देश्य का प्रियम्बल में जो है एम्बोडाइड नहीं है या सत्रिविष्ट नहीं है। तो बताना है कि कौन सा इसमें नहीं है। बेसिकली प्रियम्बल में इन चारों पांचों में से कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें बी, आर्थिक स्वतंत्रता इसमें नहीं दी गई। विचार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है। और आर्थिक स्वतंत्रता जैसी कोई बात उसमें नहीं कही गई। क्लियर? तो जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है A.N. पालकीवाला के द्वारा, ठीक है, A.N. पालकीवाला। फिर उसके बाद में या इसकी शुरुआत हम सभी जानते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर 2 तरह की जो है समताएं, ठीक है, दी गई हैं, प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, यानी ये भी बताया गया है कि संविधान कब लागू, मतलब कब जो है अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मर्पित कर लिया गया। क्लियर? तो ये आपकी जो है प्रस्तावना थी। चलें अब देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध, अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध क्या है? तो 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, ठीक है। अगर देखा जाए तो नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य परस्पर संबंधित और अविभाज्य हैं। अधिकार क्या होते हैं? अधिकार वे लीगल राइट्स है जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे लिए करें, जबकि कर्तव्य वह कार्य हैं जो हम दूसरों के लिए करने चाहिए, हमें दूसरों के लिए करने चाहिए। इस प्रकार एक अधिकार दूसरे के अधिकारों के प्रति सम्मान करने योग्य नहीं है।
इसलिए सरकार को उन्हें लागू करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन वे कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करने में अदालतों की मदद करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में 1976 42वां संविधान संशोधन हुआ, है ना, 42वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, निदेशक तत्व शामिल करे गए, है ना, निदेशक तत्व इसमें शामिल करे गए। इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। चलो आगे चलते हैं। हमारा जो 33 नंबर का प्रश्न है, समाज में समानता होने का निहितार्थ यह है कि उसमें क्या होगा, उसमें विशेषाधिकार का अभाव हो, यानी समानता तभी आएगी जब प्रिविलेज नहीं होगा। मान लो कि तुमको किसी चीज़ के लिए प्रिविलेज सरकार दे रही है, एक आदमी है तुम्हारे घर का, उसको प्रिविलेज नहीं मिल रहा है, तो ये समानता है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समानता शब्द का अर्थ समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान, यानी बिना किसी भेदभाव के लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो वेल्थ हो, ठीक है, चाहे वो जिस भी चीज़ में हो, चाहे कोई भी जो है गुड्स एंड सर्विस, सबको समान तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, ये विचार भारतीय संविधान के, मान लो कि जो है किसी को टाइटल दिया जाता है, ठीक है, किसी को स्पेशली प्रिविलेज दिया गया, मान लो कि तुम अपने सामने ये लगा लो, तो आर्टिकल 18 में भी जो है एबॉलिश ऑफ अनटाइटल जो है उसको कर दिया गया ताकि समानता बनी रहे। क्लियर? 34 का आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा बताना है आपको। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। संविधान 4 में आर्टिकल 36 से लेके और 51 तक जो है क्या है, नीति निदेशक सिद्धांत शामिल किए गए। इसको आयरलैंड से लिया गया था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया। बी आर अम्बेडकर ने उन्हें भारतीय संविधान की उपन्यास विशेषताओं के रूप में, यानी क्या है, उपन्यास विशेषताओं के रूप में उसको वर्णित किया। मौलिक अधिकारों के साथ साथ निदेशक सिद्धांत में भी संविधान का दर्शन निहित है और ये संविधान की आत्मा है। निर्देशक तत्व प्रकृति में न्यायोचित है, अर्थात वे कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, इसलिए सरकार को उन्हें लागू करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में मूल सूची में 4 नए निदेशक तत्व शामिल किए गए। वे चाहते हैं कि राज्य क्या करे, पहला, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करे, आर्टिकल 39 के ए में क्या कहा गया कि समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा राज्य। फिर आर्टिकल 43 का ए जोड़ा गया कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाए। ठीक है, फिर उसके बाद में आर्टिकल 48 का ए जोड़ा गया, उसमें कहा गया कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना शामिल है। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्व, है ना, आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, अगर यहाँ पर बात किया जाए तो कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करते, कोई कानूनी उपाय नहीं बनाते और प्रकृति में न्यायोचित है, इसलिए सरकार, जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय, को इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया, यानी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार पर कोई दबाव बनाया नहीं जा सकता, इसलिए विधायी कार्य को सीमित नहीं करता है। क्लियर? दूसरा कह रहा है कि कार्यपालिका कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि निदेशक सिद्धांत सरकार पर सीमाएं नहीं बनाते, क्योंकि वह लागू करने योग्य नहीं है।
हालांकि मौलिक अधिकार कार्यपालिका और विधायिका के कृत्यों पर सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं। इसको पढ़िए, इसका राइट आंसर बताइए आप। कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, होगा सी। अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, यानी राज्य के ऊपर हम लोग के यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट जिस भी राज्य में होंगे वहाँ पर मान लो डेमोक्रेसी है, तो अधिकार अगर दिए गए हैं आपको राज्य के द्वारा तो एक तरह से राज्य के विरुद्ध नागरिकों के ये दावे हैं। ठीक है, यानी एक लोकतंत्र को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्तियों के पास कुछ अधिकार है और सरकार हमेशा इन अधिकारों को मान्यता देगी। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में ही सूचीबद्ध करना अक्सर एक प्रथा रही है। 37 का आंसर बताएं क्या होगा। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? 2015 का क्वेश्चन है। 37 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य के बारे में बात करेगी। ठीक है, कल्याणकारी राज्य। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये उपबंध किसमें कहा गया है? 38 का बताना है आपको, राइट आंसर क्या होगा। 38 का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। ऑब्वियसली मूल कर्तव्य में कहा गया है, फंडामेंटल ड्यूटी हमारी है ना। 11 मैंने बताई थी फंडामेंटल ड्यूटी क्या क्या है। पहला तो है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, पहला है। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहना। चौथा, कहा जाने पर देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा करना, जैसे अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है तो उसमें क्या है, आपको अगर बुलाया जाए तो आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, यह आपकी ड्यूटी बनती है। पांचवा, भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। नेक्स्ट है आपकी, देश की मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। नेक्स्ट है वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, जीवित प्राणियों पर दया करना। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है कि 6 से लेके 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है, ये आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसमें ये जोड़ा गया। तो मैंने देखो कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई इस एक क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? तो 39 का आपको राइट आंसर बताना है, ऑब्वियसली ए होगा, अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची में प्रावधान अनुसूचित जनजातियों की हितों की रक्षा के लिए किया गया है। अगर संविधान का भाग 10 देखें हम लोग, भाग 10 है तो उसमें आर्टिकल 244 कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के रूप में नामित कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन की एक विशेष प्रणाली की परिकल्पना करता है। संविधान की जो 5वीं अनुसूची है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। लेकिन वहीं पर छठी अनुसूची में ये राज्य को शामिल किया गया। 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ दिया गया है। 6वीं अनुसूची में सिर्फ इन्हीं 4 राज्यों के बारे में बात करी गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के लिए बात करी गई 6ठी अनुसूची में। चलो आगे चले हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। आपके सामने 2 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, पहला दूसरा दोनों सही है। यानी नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक, ध्यान रखना ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन सिद्धांतों में अंतर्विष्ट किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब अब क्या है कि नीति निर्देशक तत्व इन्फोर्सेबल नहीं है। आप इसके लिए अगर कोई नहीं इसको राज्य लागू कर रहा है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा कि राज्य चाहे तो करे, राज्य चाहे तो ना करे, राज्य चाहे तो करे, राज्य चाहे तो ना करे। यानी ये राज्य के ऊपर इन्फोर्सेबल, प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, आगे चलें। अब आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्टी 41 का बताना है आपको कि संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती। दूसरा, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, केवल दूसरा सही है। यानी संवैधानिक सरकार ऐसी है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाएगी। यानी व्यक्तियों के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाएगी, राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाएगी, जिससे किसी भी नागरिक का जो अधिकार है वो वायलेट ना हो। उसी को संवैधानिक सरकार या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहते हैं। वहीं पर डेमोक्रेसी होगी। क्लियर, राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है? तो सभी को पता है कि इसका राइट आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, अब आर्टिकल बता दो तो मैं खुश हो जाऊं। आर्टिकल 51 में, ठीक है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सरकार से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के और राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देने और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करने की सलाह देता है। ये बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो 43 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। यानी संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस की बात एक तो उद्देशिका में कही गई है ना, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, फिर उसके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी इकोनॉमिक जस्टिस की बात करी गई। ठीक, इन 2 जगह पर आर्थिक न्याय की बात करी गई। अब अगर बात करें थोड़ा सा तो कौन कौन सा न्याय है? सामाजिक और आर्थिक न्याय। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक न्याय। ठीक है, फिर भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय जो उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में दोनों में शामिल है। अब अगर भारतीय संविधान की उद्देशिका देखी जाए तो आपको यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। ठीक है, क्लियर। भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्व में एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा निर्धारित करता है। आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य सामाजिक व्यवस्था को यथासंभव प्रभावी ढंग से सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित किया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या देश के शासन के लिए आधारभूत है? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, ये गैर न्याय संगत है। संविधान आर्टिकल 37 ये स्पष्ट करता है कि ये तत्व जो हमारे नीति निदेशक तत्व हैं देश के शासन में मूल हैं और कानून बनाते समय इन्हीं डीपीएसपी को लागू करने का कर्तव्य राज्य का होगा। इस प्रकार वे अपने आवेदन के लिए राज्य के अधिकारियों पर एक नैतिक दायित्व लगाते हैं। एक केस आया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था, 1980 में। उस केस का नाम था मिनर्वा मिल्स। कौन सा नाम था? मिनर्वा मिल्स। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट दिया कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के आधार पर स्थापित है। बात सुन में आई? आगे बढ़े। 45 आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा? 45 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। यानी भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करिए। तो पहला तो ग्राम पंचायतों को संगठित करना, सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, है भी सही है। ठीक है, तो नीति निदेशक तत्वों में यानी कहा गया है यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। क्या ये गांधीवाद सिद्धांत है? ये सिर्फ गांधीवाद सिद्धांत की बात कर रहा है। तो गांधीवाद ने ग्राम पंचायतों के बारे में और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए बात करी। बात समझ में आ रही है? अब क्या है कि गांधीवाद सिद्धांत ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करना। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों गठन, आर्टिकल 40। फिर उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, आर्टिकल 43। कुटीर उद्योगों के बारे में आर्टिकल 43। फिर उसके बाद में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, ये आर्टिकल 43 का बी। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपको बताना है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। आपको बताना है शिक्षा पर प्रभाव कौन से डालते हैं। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची भी, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, यानी सब में आपको शिक्षा पर डाले गए प्रभाव आपको दिखेंगे। ठीक है, तो आपका डी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलो आगे चलें। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है। बताना है आपको कि निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास। मूल कर्तव्य में मैंने आपको बताया, ये नहीं है सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, यह आपका काम नहीं है। ये फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से हो जाएगी? ये राज्य का काम है। क्वेश्चन नंबर 48 आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। बताना है कि मानव अधिकार की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत उपयुक्त में से कौन से अधिकार मानव अधिकारों में आते हैं। तो शिक्षा का अधिकार मानव का अधिकार है, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का एक मानव अधिकार है, भोजन का अधिकार भी मानव का अधिकार है। तो ये तीनों आपके क्या हैं? मानव के अधिकार हैं। ठीक है, 48 10 दिसंबर 10th of December 1948
ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा UDHR, है ना, सभी मनुष्यों के 30 अधिकार और स्वतंत्रता की घोषणा करी थी। क्लियर? चलो नेक्स्ट बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं। मूल कर्तव्य मैंने बताया था अभी आपको, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा कि लोक चुनाव में मतदान करना। जरूरी नहीं कि आप मतदान करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मूल कर्तव्य नहीं। ठीक है, मैंने बताया था कि 1976 में स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी मूल अधिकारों को, मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए। ठीक है, मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए स्वर्ण सिंह समिति। बाद में 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, मैंने आपको बताया 51A के अनुसार ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि 11 चीजें वो करे। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन हमारे लेजिस्लेचर के हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी लोग इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है देखिए, ताकि हम भी और अच्छे क्वेश्चंस लेके आते रहें। आपका UPSC PCS RO यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।